रिवाज यहाँ बना है कि हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदलेगी। तो हमने कहा अब की बार सरकार नहीं बदले, रिवाज बदले। यहाँ इमोशनली लोग कनेक्टेड उनके साथ है, भावुक है होते हैं लोग मोदी जी के लिए। यहाँ पर देखिए, मेरे जिम्मे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते जिम्मा है कि सरकार को फिर सत्ता में लाना। नमस्कार, जागरण डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आगामी कुछ महीनों में 2 राज्य बहुत अहम होने वाले हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। क्यों अहम होने वाले हैं? क्योंकि ये चुनावी राज्य हैं। ऐसे में इन राज्यों पर हमारा फोकस रहेगा, सारी चुनावी गतिविधियों पर, चुनावी हलचल पर हमारा फोकस रहेगा और विस्तार से ये सब जो चीज़ें हैं इनको समझने के लिए कि क्या पॉलिटिकल इक्वेशन से क्या मुद्दे हैं राज्य में, खासकर हिमाचल प्रदेश सेंट्रिक। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, थैंक यू। शुरुआत वहीं से करूँगी कि चुनावी राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक एक यूनिक पैटर्न रहा है वोटिंग का कि ऑल्टरनेट सरकार चुन करके आती है हर 5 साल बाद। ऐसा ट्रेंड हालांकि उत्तराखंड में भी था, जो इस बार ये ट्रेंड तोड़ा, रिपीट हुई बीजेपी की सरकार। ऐसे में क्या कुछ खास है इस चुनाव में बीजेपी के लिए? देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हम जाएं तो ये ट्रेंड तो है, इसमें दो राय नहीं है। जो हकीकत है वो हकीकत है कि सरकार 5 साल में बदलती रही है, लेकिन अब की बार हम अलग तरह के माहौल में चुनाव लड़ रहे हैं, अलग तरह की परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मजबूत सरकार है, मजबूत नेतृत्व है, और उसकी वजह से जिन राज्यों में, दूसरे राज्यों में भी ये क्रम चलता था, 5 साल के बाद सरकार बदलती थी, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, और चाहे वो हरियाणा भी रहा इससे पहले, हरियाणा में भी यही होता रहता था। तो वहाँ 5 साल के बाद फिर सरकार रिपीट हुई है, चाहे वो मणिपुर की बात है, गोवा की बात है, चाहे जिन राज्यों का मैंने जिक्र किया उन राज्यों की बात है। तो ये पूरे देश भर का एक बदलता हुआ ट्रेंड है, और इस बदलते हुए ट्रेंड में मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में भी निश्चित रूप से उस दिशा में चलेगा, जहां दूसरे राज्य जैसे उत्तराखंड में भाजपा के बाद फिर भाजपा, उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा के बाद फिर भाजपा, मणिपुर में, गोवा में फिर भाजपा सरकार बनी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने पर। और ख़ास तौर से इसमें बहुत बड़ी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, निर्णायक भूमिका किसी की है तो वो हमारे मोदी जी का नेतृत्व है, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें है। एक और जो कैंपेन है सर इस बार का, आपने कहा इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेगा। ये रिवाज, किस रिवाज के बारे में आपका इंडिकेशन? रिवाज बदलने की बात क्या कि रिवाज यहाँ बना है कि हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदलेगी। तो हमने कहा अब की बार सरकार नहीं बदले, रिवाज बदलेगा। जो बदलने का रिवाज चला हुआ हर 5 वर्ष का, उस रिवाज को बदलेंगे। और इसलिए आप इस बात को देख रहे होंगे कि रिवाज बदलने का क्रम पूरे देश भर में चला हुआ है। जहां उत्तराखंड जब से अस्तित्व में आया, हर बार वहाँ 5 वर्ष के बाद सरकार बदलती थी, लेकिन अब की बार रिवाज बदला। सरकार भाजपा की थी, फिर भाजपा की सरकार बनी है। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ, योगी जी थे, योगी जी फिर से बने। 37 वर्षों के बाद कोई सरकार रिपीट हुई है। मणिपुर में, गोवा में फिर से सरकार रिपीट हुई, हरियाणा में हमारी सरकार रिपीट हुई। तो इसलिए हमने इसी बात को कहा है कि अब की बार सरकार नहीं, रिवाज बदलेंगे। तो रिवाज बदलने की बात सिर्फ यही भाव है कि जो एक परंपरा यहाँ पर बनी है 5 वर्ष के बाद, लोग माइंडसेट के साथ नहीं यार अब तो बदलाव हो रहा है, अब तो बदलेगी, तो उसको बदलना चाह रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारी ठोस आधार पर कि हमने काम किया है, बेहतर काम किया है, नए इनिशिएटिव्स के साथ काम किया है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जो बेहतरीन कोविड की सिचुएशन के बावजूद भी किया जा सकता था वो किया है। तो हमने 2.5 लाख लोग हिमाचल के, जो देश के दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे कोविड में, उनको घर घर पहुंचाया। प्रगति के जो मानक होते हैं, अमूमन हर इलेक्शन में, हर चुनाव में सड़क, बिजली और पानी। सड़क का काम यहाँ पर खुद हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से रोड डेवलपमेंट में काम किया गया है। पिछले 5 सालों की अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें आपकी गवर्नमेंट की, तो आपकी ऐसी कौन सी योजनाएं हैं या आपकी ऐसी कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनको लेकर के इस बार आप चुनाव में उतरेंगे, खासकर सड़क, बिजली और पानी को लेकर के? देखिए, ये 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों में मैं कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में बिजली और पानी तो मुद्दा ही नहीं रहा, क्यों हम सैचुरेशन पे, हम
सारी जो है हर गांव में बिजली है, हर घर में बिजली है, हर घर में पानी है। अगर हम पानी की अगर बात कहें, जितने लगभग 7.5 लाख कनेक्शन, वाटर कनेक्शन आज से पहले हिमाचल प्रदेश में थे इतने लंबे समय में, और हमने अभी अपने इस कार्यकाल में 8.5 लाख के करीब कनेक्शन लगाए हैं। यानी कि जितने आज से पहले लगे थे वो उससे ज़्यादा हमने अपने इस कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में वाटर कनेक्शन हर घर को दिए हैं। और हर घर को नल और नल में शुद्ध जल, इस नारे को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से पूरे देश भर में काम करने के लिए कहा। और हिमाचल पूरे देश भर में जल शक्ति मंत्रालय ने बेहतरीन, सबसे हर घर को नल की बात अगर आती है तो हिमाचल पहले नंबर पर है। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें तो है ही। और सड़कों की अगर मैं बात कहूँ हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड सड़कें बनी हैं। ठीक है, बरसात आती है, डैमेज हो जाती हैं, पार्शियली डैमेज हो जाती हैं, ये हर बार होता है, जिसका हमको बहुत नुकसान। मगर तो ज्योग्राफिकल एक पोजीशन जो एक स्टेट की है उसके नाते तो ये चीज़ बहुत लाजमी सी है। हाँ, ये एक परिस्थिति ऐसी जो होता ही है, हर साल होता है। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ लेंथ की अगर हम बात करें तो हम हिमाचल प्रदेश में नई सड़कों के निर्माण में 5000 किलोमीटर से ज़्यादा का रिकॉर्ड बना चुके हैं। आज से पहले किसी भी सरकार ने 5 साल में इतनी सड़कें नहीं बनाई जितनी हमने बनाई। जितने गांव को कनेक्टिविटी हमने दी, इतने आज से पहले कभी नहीं हुई। नेशनल हाईवे को भी तेज़ी से आगे बढ़ाया और फोकस करके उसमें रिजल्ट हमारे सामने। और मैं इस बात को कहता हूँ कि आने वाले समय में 1 साल के अंदर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में 4 लेन हमारा मनाली तक कंप्लीट हो जाएगा कीरतपुर से। और आने वाले समय में 1 साल के अंदर जो है कालका से ये परवाणु से शिमला जो है हमारा 4 लेन कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत तेज़ी से काम हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे अभी तक प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम करने की अभी ज़रूरत है। आपने जो मेजर फोकस इस बार देखने को मिला है कि आपने महिलाओं पर बहुत फोकस, उनके चाहे शिक्षा की बात करी जाए या महिला गृहिणी योजना जैसी जो आपकी योजनाएं हैं वो आपने निकाली हैं। ये जो विमेन वोट बैंक है ये बहुत कारगर एक एग्जाम्पल साबित हुआ उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि वो एक टर्निंग पॉइंट था, वो एक माइलस्टोन अचीव किया था सरकार ने। और उन्होंने कहीं ना कहीं उनका जो जीती थी, जो सरकार बनी थी, उनकी एक अहम भूमिका देखी थी। हिमाचल प्रदेश में ये भूमिका कितनी अहम होने वाली है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक तो महिलाएं बहुत एक्टिव हैं, वो सोशल सेक्टर में भी एक्टिव रहती हैं, बहुत तेज़ी से मतलब बहुत खूब काम करती हैं, खूब मेहनत करती हैं। और उस तरह से दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में हमने अब की बार फोकस किया है महिला सशक्तिकरण। यानी कि कैबिनेट की पहली बैठक में हमने हिमाचल प्रदेश में जो गुड़िया वाली जो घटना हुई थी, तो गुड़िया हेल्पलाइन की शुरुआत पहली कैबिनेट में की महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से, ताकि इस तरह की घटना आने वाले समय में ना हो सके। दूसरा, हिमाचल पूरे देश भर में दूसरा राज्य है जिसने महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण 50% करने का महिलाओं के लिए प्रावधान किया था। उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़े हैं। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए गृहिणी सुविधा योजना की हर घर में गैस का चूल्हा, पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा दिया हमने। अपनी स्टेट यूनियन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी हिमाचल प्रदेश को मिला, लेकिन उसके अतिरिक्त हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी स्टेट की अपनी योजना चलाई, जिस योजना के अंतर्गत हर घर को गैस का चूल्हा दिया। 3,35,000 गैस के चूल्हे हिमाचल प्रदेश में हमने हर घर तक पहुंचाए हैं। इसी तरह से आगे बढ़ कर के स्वावलंबन योजना है, जिसमें महिलाएं अगर काम करेंगी, अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए कोई भी काम स्टार्टअप के नाते काम शुरू करेंगे, तो उनके लिए उसमें प्रावधान रखा है कि अगर 1 करोड़ रुपए का ऋण देंगे हम, तो उसमें से 35% सब्सिडी उनको देंगे महिला सशक्तिकरण दृष्टि से। किसी BPL परिवार की बेटी की शादी होती है तो उसको हम 31,000 रुपये शगुन के तहत दे रहे हैं। तो हर तरह से महिलाओं को मजबूत करने की दिशा में हमने आगे बढ़ करके काम किया है। तो स्वाभाविक रूप से उसका एक परिणाम देखने को मिला है कि महिलाओं के मन में एक भाव आया कि पहली बार फोकस हो करके महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से इतना बड़ा काम हुआ है। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि उनका सहयोग भी हमको मिलेगा। कोविड के दौरान देखा गया था पूरे देश में जिस तरह का माहौल था, क्योंकि महामारी ऐसी पहली बार देश में आई थी और लोग प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव में, चाहे वो फर्स्ट वेव हो चाहे वो सेकेंड वेव हो, फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, हिमाचल प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन रहा है।
और न केवल हेल्थ सेक्टर को मैं बात करूंगी, न केवल कोविड या कोविड सेंट्रिक, जिस तरह से बिलासपुर में एम्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जिस तरीके से सुविधाएं स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, जिस तरह से मुहैया कराई जा रही हैं, ये जो ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग हैं जिनको दिल्ली एम्स पहुंचने में इतनी तकलीफ़ होती थी या बीमारी को लेकर के वो सीधे दिल्ली पहुंचते थे, उनको एक सरकार ने यहाँ पे एक उनके घर पे ही, होम टर्फ पे ही उन्होंने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। ऐसे में हेल्थ सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट रहेगा लोगों से कनेक्ट करने में? निश्चित रूप से उसमें दो राय नहीं, जो आपकी बात है कि हेल्थ सेक्टर में हमने बहुत बेहतर ढंग से काम किया है और कोविड मैनेजमेंट में हिमाचल ने पूरे देश के सामने एक मिसाल पैदा की है। अब जैसे कोविड की पहली डोज में हम पहले नंबर पर रहे, दूसरी डोज में हम पहले नंबर पर रहे और बूस्टर डोज में भी हमारा हिमाचल प्रदेश का टारगेट बहुत बेहतर चला हुआ है। और इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारा हिमाचल प्रदेश में बन करके तैयार हो गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन के लिए आने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी सौगात हिमाचल को मिली, छोटा राज्य लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए हमारे अपनी ज़मीन पर उपलब्ध होगा, अपने घर में उपलब्ध होगा। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। और हेल्थ सेक्टर में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया है लगातार। जितना स्ट्रेंथन अभी हमने इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में किया, इतना पिछले 40 वर्षों में नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में। हमारा मेडिकल छोटा प्रदेश है लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज हैं, 6 गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, एक एम्स है, एक प्राइवेट सेक्टर का है। तो इस तरह से बहुत बेहतर ढंग से स्वास्थ्य की सुविधा देने की दृष्टि से हिमाचल में काम किया। और एक और चीज़ कि हमने अब की बार हमने जोड़ा है इस बजट में, उसकी हमने शुरुआत कर दी है, 15 अगस्त से अभी शुरुआत की उसकी, और वो मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक। उसमें पूरा फुली इक्विप्ड एक व्हीकल होगी, एक गाड़ी होगी जिसमें डॉक्टर होगा, फार्मासिस्ट होगा और साथ में और स्टाफ भी होंगे जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन की सारी प्रोसेस उसमें कंप्लीट की जा सकती है। एरियाज में जाएंगे? ये सारे पूरे 68 की 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 10 हमने जारी कर दी है और 31 तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम और 50 के करीब जो है और हम जारी करने की स्थिति में हो पाएंगे। और अगस्त के ये सितंबर के महीने में हम पूरा 68 के 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में मोबाइल क्लिनिक भेजने की स्थिति में हो पाएंगे। एक और योजना है सहारा योजना, जिसको लेकर के भी काफ़ी लोगों के अंदर उम्मीदें जागरूक हुई हैं कि किस तरीके से जो कम्प्लीटली पैरालाइज्ड लोग होंगे इस तरीके से उनको एक राशि प्रोवाइड की जाएगी, 3,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। तो क्या विचार आया? देखिए, इसके पीछे विचार कुछ नहीं, विचार एक ऐसा था कि मैं अपने ही क्षेत्र में कहीं चुनाव के दिनों में कैंपेन में था, तो एक गांव में हमारी एक सभा हुई, छोटी सी सभा, नुक्कड़ सभा। उसके पश्चात जब अगले गांव के लिए जाने लगे तो किसी हमारे साथी ने कहा कि कोई आदमी आपको मिलना चाहता है। तो मैंने कहा कि हम मिल तो लिए सबको, बद नहीं वो अंदर आके मिलना है हमने। तो मैंने सोचा कि अलग से कोई बात करना चाहता है। तो अंदर जब मैं गया तो मैंने देखा कि अपना साथी जो मेरे साथ काम के लिए निकलता था, तो वो बिस्तर पर जो है वो सहारा लेकर के बैठा था। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या, मैंने सोचा कि बीमार है, तो क्या हुआ कि उनने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड चले गई, मेरी टांगें नहीं चलती हैं। और ये देख कर के सचमुच में मुझे भी बहुत पीड़ा हुई। मैं बैठा उनके पास, तो उनके साथ बातचीत की। वो हमारे साथ काम करने वाला साथी था, मुझे उनकी एक्सीडेंट की वो जानकारी नहीं मिल पाई थी। तो जब मुझे वहाँ से निकलना था तो उन्होंने कहा कि कभी ज़िंदगी में आप कभी बड़े आदमी बनेंगे तो हम लोगों को ऐसी कोई मदद करना, क्यों हम तो ज़िंदगी भर बिस्तर पर होंगे। तो उनके आंखों में आंसू भी थे और भावनाएं भी थी उनके मन में। तो ऐसे में मुझे लगा कि इनके लिए सोचना चाहिए। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे मन में वो दृश्य याद आया। मुझे किसी हमारे संगठन के साथी ने भी आग्रह किया ऐसे लोगों के लिए सोचना चाहिए, तो मुझे एकदम वो दृश्य याद आया। तो मुझे लगा कि उनको लिए करना चाहिए। तो हमने उस योजना का नाम भी मुख्यमंत्री सहारा योजना रखा। सहारा यानी कि किसी को मदद करने के लिए। तो इसमें कैटेगरी की हमने बीमारियों की, जैसे किसी को पैरालिसिस हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, किडनी फेलियर है, किसी को कैंसर की स्टेज 3 के स्टेज 4 है, बिस्तर पर है, चल नहीं सकता है, तो किसी के एक्सीडेंट के कारण टांगे चले गई हों, ऐसा इस तरह की सारी कैटेगरीज उसमें शामिल की हैं जिनको मदद करने के लिए दूसरे आदमी को उपलब्ध रहना पड़ता है। तो
उन लोगों के लिए उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया तो 20,000 तक लोग पहुंचे हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रेशन में। और ऐसे लोगों को हम 3,000 रुपये, हालांकि पैसा ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी सी एक मदद है, वो 3,000 रुपये हर महीने के उनके हम खाते में डाल रहे हैं, जिससे उनको थोड़ी मदद मिलती है। ये भाव उसमें था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब चुनाव राज्यों में होते हैं तब तक वो एक प्रमुख चेहरा बन करके आगे आते हैं। उनके नेतृत्व में काफ़ी कैंपेन्स होते हैं, रैलीज होते हैं। इस बार प्रधानमंत्री का हिमाचल चुनाव में कितना इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में उनका एक अपना एक अट्रैक्शन है, पूरे देश में ही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल अपना घर है उनका। यहाँ के लोगों के साथ उनका बहुत अटैचमेंट है, यहाँ इमोशनली लोग कनेक्टेड उनके साथ है, भावुक होते हैं लोग मोदी जी के लिए यहाँ पर। तो जब मोदी जी का हिमाचल आना होगा तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए जो भाव हिमाचल के लोगों के मन में है और उनके मन में हिमाचल के लोगों के प्रति जो स्नेह है, सम्मान है, वो हमको करीब लाएगा और करीब ला करके जोड़ करके निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में हम सरकार बनाने की स्थिति में हो पाएंगे। जो अमूमन हर किसी के मन में भी ये सवाल है कि अगर बीजेपी को बहुमत मिलती है हिमाचल प्रदेश में तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा आप ही रहेंगे? देखिए, मेरे जिम्मे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते जिम्मा है कि सरकार को फिर सत्ता में लाना है। मैं अपनी जिम्मेदारी पर काम कर रहा हूँ, मैं इस सारे विषय पर नहीं सोचता हूँ और पार्टी के नेतृत्व ने मुझ पर बहुत एहसान किया है। मैं ज़िंदगी भर इस एहसान को चुकता नहीं कर सकता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि मैं ऐसी पृष्ठभूमि का था जो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। तो मुझे उन्हें अवसर दिया, मौका दिया और मैंने उस पर खरा उतरने की कोशिश की है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमें बहुत प्यार से यह इस दायित्व को निर्वहन करने के लिए जिम्मेवारी पार्टी के उस वक्त वो अध्यक्ष थे, उस नाते दी। उनका भी मैं आभारी हूँ। वर्तमान में हमारे जगत प्रकाश नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो तो हिमाचल के हैं, हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी, हम साथी रहे हैं, उनके साथ हमने काम किया है। उन सबका स्नेह आशीर्वाद है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल में सरकार बनाने का जो जिम्मा है उसको हम पूरा करेंगे पहले, और उसके बाद ये सारा विषय उन पर हम पार्टी के नेतृत्व पर छोड़ देते हैं, जो करना है वो करेंगे। आम आदमी पार्टी जिस तरह से इनरोड्स बनाने की कोशिश कर रही है हिमाचल प्रदेश में, कितनी बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी से इस वक्त सरकार को? यहाँ देखिए, चुनाव है, चुनाव की दृष्टि से हमको सोचना है, लड़ना है, लेकिन आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती नहीं है। वजह उसकी यह है कि उसका अभी तक हिमाचल प्रदेश में इंट्रोडक्शन है, एक तरह का वो शुरुआत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करने का अधिकार भी है उनको लोकतंत्र में, उसमें कोई किसी तरह की कोई आपत्ति का कोई विषय नहीं। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में एक स्थापित परंपरा रही है, हिमाचल ने तीसरे दल को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में वो काम करें, लेकिन उसके बावजूद सरकार बनाने की उनके लिए संभावनाएं बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो सेब व्यापारी हैं, सही दाम ना मिल पाने की वजह से उनके अंदर भी थोड़ा आक्रोश है इस वक्त? नहीं, सेब के जो व्यापारियों के बीच में रोष नहीं, रोष क्या है कि एप्पल ग्रोअर जो है, जो सेब पैदा करता है, वो ऑल ऑफ ए सडन जो है वो हमारा थोड़ा जीएसटी में इंक्रीज़ आ गया, थोड़ा पैकेजिंग मटेरियल पर, उसके कारण उसकी कीमत बढ़ गई। लेकिन हमने उसको कंपनसेट करने के लिए प्लान किया है स्टेट की ओर से, हम बियर करेंगे और इस तरह से हिमाचल प्रदेश में किसान बागवानों को निराश नहीं होने देंगे, उनकी मदद करेंगे। एक थोड़ा ऑफ बीट सवाल पूछूंगी आपसे कि अक्सर ये काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखा गया है कि अगर एक लीडरशिप किसी को मिलती है तो बाकी फैमिली को भी इंसान तार देता है, मगर ये एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स ये चीज़ है कि जिस तरह चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, फिर आपकी बात करें, आपके फादर भी मेसन थे और आपके जो बड़े भाई हैं वो भी अभी इसी काम में हैं। तो ऐसे में आप ऐसी पोजीशन पे हैं तो लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि इनका भी परिवार तर जाए या तर गया होगा या इस तरीके से। तो आप क्या कहेंगे कि जो आपका बैकग्राउंड है उससे आप यहाँ पे आए और जिस तरीके से लोग इस चीज़ को देखते हैं, उस पर्सपेक्टिव के बारे में आप क्या कहेंगे? इस सारी बात पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा बैकग्राउंड ना राजनीतिक दृष्टि से था कोई, ना आर्थिक दृष्टि से। हम परिश्रम करते हुए आगे बढ़े हैं और बतौर मंत्री, बतौर विधायक, उससे पहले मैं पार्टी का अध्यक्ष रहा, मंत्री रहा, सरकार में एक बार नहीं अनेक बार रहा। लेकिन मेरे परिवार का जो अपना कामकाज था, उनने अपने कामकाज से हट करके कामकाज नहीं किया, वही काम करते रहे।
छोटे मोटे जो काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, मजदूरी का भी काम, जो हमारे भाई साहब का आप जिक्र कर रहे हैं वो आज भी वो करते हैं। और अब स्वास्थ्य उनका उतना ज़्यादा ठीक नहीं चल रहा था, इस कारण से काम रुका पड़ा है, लेकिन फिर भी अभी तक जब मौका मिलता वो करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक अच्छी बात है कि परिवार के सदस्यों ने राजनीति से लाभ लेने का प्रयत्न नहीं किया। ठीक है, अपना काम जो है उसमें सहजता से वो जुट करके काम करते रहे। अपने आप आगे बढ़ने के रास्ते अपने बलबूते कैसे हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के उनने मेहनत की। लेकिन सत्ता के बलबूते किसी परिवार के किसी सदस्य को कोई लाभ देने की न हमने बात कही, न की, और ना ही उनने भी अपेक्षा की बहुत ज़्यादा। इस बात को लेकर के मैं कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े जागरण डायलॉग्स पे, और आगे भी कोशिश ये रहेगी कि आपके साथ और भी चर्चाएं, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है तो और भी तरह से हम आपके साथ जुड़ करके और भी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल जागरण डायलॉग्स में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और राजनेता के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जागरण डिजिटल।